कागज को दीपक दिखाने के समान होगा, क्योंकि नरेंद्र कुमार तांबे जी एक प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ हैं जो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने इंडो ब्रिटिश एजुकेशन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट में एग्रोनॉमिस्ट के पद पर कार्य किया है। इन्होंने इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग के स्कॉलर रह चुके हैं और आजकल ये विशेष रूप से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और विभिन्न एनजीओज के साथ किसानों को सही कार्य करने का प्रशिक्षण देने में मदद करते हैं। ये किसानों को उन्नत खेती के तरीके भी सिखाते हैं और साथ ही साथ खाद और कीटनाशकों के संतुलित उपयोग के बारे में सिखाते हैं। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं श्री तांबे जी के पास और उनसे बात करते हैं कि कैसे हमारे किसान अपनी पैदावार को अधिक से अधिक कर सकते हैं उन तरीकों को अपना के जो सही हैं। तांबे जी, स्वागत है आपका। बस सर हमारे साथ ज्वाइन ही हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरू कर दिया है और अभी हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के इस सेशन के द्वारा आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, जो आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी और आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा अपनी किसानी के और अपने कार्य में लगाएंगे। अच्छा, इस लॉकडाउन के सीज़न में हमने देखा कि बहुत सारे किसान भाइयों का हमारे कास्ता के फेसबुक पेज पर और हमारे दूसरे मीडिया हैंडल्स पर, वेबसाइट पर हम लोग उनसे बातचीत करते रहे हैं और वो हमसे जुड़ते रहे हैं। तो इस वेबिनार के दौरान भी यदि आप लोगों के कोई सवाल हों तो आप चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वेबिनार के अंत में श्री तांबे जी आपके सवालों का जवाब देंगे। और इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो या किसी भी तरह का टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो, तो ये सर्विस कास्ता आपको पाइप के संदर्भ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आप हमारे कास्ता के टोल फ्री नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप सारी जानकारी कास्ता के पाइप्स के या आप जो भी पाइप लेते हो उसके इंस्टॉलेशन के विषय में, उसके फिटमेंट के विषय में, सॉल्वेंट सीमेंट के इस्तेमाल के विषय में और किस तरीके से लेइंग जॉइंटिंग करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप कास्ता के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का माध्यम हमारा फेसबुक पेज है, टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इन सब के द्वारा आप हम सब से जुड़ सकते हैं। मुझे लग रहा है तकनीक जो है आजकल हम सबकी बहुत उपयोगी जो है वस्तु हो गई है। हम सबको तकनीकी रूप से बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और हमारे किसान भाई इस विषय में बिल्कुल पीछे नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊं। क्योंकि जिस तरीके से कास्ता अपने वेबिनार्स के ज़रिए किसान भाइयों से जुड़ रहा है, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो है तांबे जी भी हमसे बस शॉर्टली जुड़ेंगे, शायद वो कनेक्ट करने की कोशिश ही कर रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तांबे जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सर बोलें। आवाज़ नहीं आ रही है उनकी।
जी, अब हम सुन पा रहे हैं आपको। किसान भाइयों, आज जो हम बात करेंगे हमारे क्षेत्र की प्रमुख फसलों के बारे में, और बात भी हम वो करेंगे जो महत्व की हैं, टिप्स पे आधारित है। तो हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है इस समय सोयाबीन है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को सोया राज्य का तमगा मिला हुआ है। दूसरी फसल कपास के बारे में बात करेंगे हम, जो हमारे निमाड़ की महत्वपूर्ण फसल है। तीसरी फसल रहेगी मक्का, उसके बाद उड़द, मूंग, और यदि समय बचा तो मैं आपसे अरहर या तुअर के बारे में भी बात करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपन सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन एक तिलहन फसल है और इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे देश की आर्थिक दृष्टि से सोयाबीन बहुत काम का है, हमारे किसानों के लिए भी काम का है और बहुत आसानी से पैदा हो जाता है। ये एक ऐसी फसल है। आज हम स्टार्ट करते हैं कैसे करें। सामने समय है, सीजन है, तैयार है, पानी बरसात आने वाली है 22 जून तक। तो पहली बार क्या करें, पहले दिन क्या करें? जिस दिन बरसात हो रही है और आपको बोना है, आप पहला काम करें, बीज का उपचार करें। ऐसा कहते हैं कि यदि बचपन में पोलियो का टीका लग गया बच्चों को, 1 दिन की उम्र में पोलियो का टीका लग गया, तो उस बच्चे को आजन्म ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती जिसकी वजह से उसका शरीर अपंग हो जाए। तो ठीक बीज उपचार करें। बीज उपचार में हम ऐसी दवा मिलाएं जो फफूंदनाशक हो। एक बहुत अच्छा फफूंदनाशक जैविक भी है, वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा जो ये दवा है, इसको ज्यादा नहीं मिलाना है। 1 किलो बीज के लिए मात्र 5 ग्राम। बोने से पहले हल्का सा पानी डालें। सोयाबीन को, बीज को ज्यादा गीला भी नहीं करना है। और ये 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसको हम उस पर बुरकाव करें और मिला दें, और बस थोड़ा सा सूख जाए, बोना शुरू कर दें। तो इससे भविष्य में होने वाले छोटे छोटे पौधों को जो एक शिकायत होती है कि खड़े पौधे सूख रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात जो विशेष ध्यान रखना है सोयाबीन के मामले में, वो है खाद की मात्रा। सोयाबीन तिलहन फसल है, इस वजह से सोयाबीन में फास्फेट की मात्रा ज्यादा लगती है। इसकी पूर्ति करने के लिए हम प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये 2 खाद अवश्य रूप से आधार में डालें। और कोशिश करें कि ये खाद बीज के साथ न मिलाएं। यदि आपके पास ऐसी सीड ड्रिल हो जिसके 2 पार्टीशन हो, आगे वाली पार्टीशन के अंदर हम खाद डालें डीएपी, और पीछे के पार्टीशन में हम बीज डालें। यदि इस ढंग से करेंगे तो अंकुरण में नुकसान नहीं होगा। ये बीज में खाद मिलाने की जो प्रथा है, किसान भाइयों, इसको बंद कर दीजिए। ऐसी ऐसी सीड ड्रिल बना लीजिए जिसमें 2 पार्ट हो। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसमें हमको डीएपी और पोटाश को, आप चाहें अगर आपके पास इस तरह की सीड ड्रिल नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बोने से पहले हम इन्हें खेत में बिखेर दें, उसके बाद में हल्की सी एक जुताई करके और सीधे बोनी कर सकते हैं। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो है किस्में। सोयाबीन की नई नई किस्में आ गई है, मगर अभी लॉकडाउन के चलते इस वर्ष कोई भी रिलीज नहीं हुई, कोई भी वैरायटी। इसलिए आज की जो लेटेस्ट किस्म है वो है JS 2029, जवाहर सोयाबीन 2029। ये 95 दिन की फसल है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। इसका जो कृषि के फार्म है वहां पर इसका उत्पादन बताया गया है 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ये अच्छी किस्म है। इसके अलावा जो नई किस्म आई है वो है JS 2034। ये इसलिए अच्छी है कि ये थोड़े से कम दिनों की है। ये मात्र 87 दिन, 87 दिन की फसल है। ये आपकी जो पहले से स्थापित किस्म है 95-60 बोलते थे आप, ये लगभग उसके समान समय लेती है
और इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है, 25-26 कुंटल 1 हेक्टेयर में ये भी निकल जाता है। एक और किस्म बहुत अच्छी आई है, RVS 2001-4। ये भी अच्छी उत्पादन देने वाली किस्म है और इसका भी जो काल है, समय है, वो लगभग 95-98 दिन की है और इसका भी उत्पादन 25-26 कुंटल है। तो ये इस तरह से कुछ नई किस्में थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी है, JS 2069 है, JS 2069, ये भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात सोयाबीन के मामले में आती है, मैं आपसे विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आजकल बरसात का ठिकाना नहीं है। भारत की जो खेती है, वो मानसून का सट्टा कहते हैं इसके बारे में। तो ये मानसून का सट्टा कहीं हमारे विपक्ष में नहीं चला जाए, इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सोयाबीन को बोने के बाद हम ऐसी कोशिश करें कि सोयाबीन की 2 लाइन के बीच की जो गैप है, जिसको मालवा में पाटला कहते हैं और निमाड़ में वट्टा कहते हैं, इस गैप में हम हल चलाएं ताकि ये दोनों लाइन के बीच में एक नाली का निर्माण हो जाए और हमारा जो सोयाबीन है वो बेड पर आ जाए, यानी कि ऊंची जगह पर आ जाए, जिसको मालवा में पाली बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो पद्धति है, ये रीज एंड फरो पद्धति कहलाती है, यानी कि नाली और बेड पद्धति। तो इसमें इसकी गारंटी ये होती है कि यदि मान लो बरसात अचानक बहुत हो गई, एक ही बार में बहुत सारी बरसात हो गई, तो जो पानी की अधिकता है ये सोयाबीन को नुकसान नहीं करेगी, पौधे की जड़ों को गलाएगी नहीं, सड़ाएगी नहीं। ये अधिक पानी निथर के उन नालियों में चला जाएगा, तो सोयाबीन बच गया। और ये नालियां जो पानी पी रही है, एक्स्ट्रा पानी जो आपकी इन नालियों ने पी ली है, ये नालियां उस समय दोबारा हमको साथ देगी, जब बीच में ऐसा समय आ जाएगा जब पानी की खींच पड़ेगी। बीच बीच में ड्राई स्पेल होता है, मालवा में उसको बोलते हैं खुरड़, जो बीच में 8 दिन 15 दिन की गैप हो जाती है। तो उस समय जिन नालियों ने पानी पिए हैं, यही नालियां अपना पानी ऊपर की तरफ मिट्टी के अंदर ही अंदर दान कर देती है और हमारी जो फसल की जड़ें हैं उनको नमी उपलब्ध हो जाती है। तो दुख में और सुख में दोनों में बढ़िया काम है। ऐसा कहते हैं कि जो खुद दानदाता है उसको क्या दान देंगे। तो हम यदि हमारी नालियों को पानी पिलाएंगे पेट भर के, तो वही नालियां हमारी कड़की के समय, हमारे सूखे के समय वापस हमारी फसल को साथ देगी, पानी देगी। एक ये बात का ध्यान रखें। विशेष बात इसमें जो कीट आते हैं, कीट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जैसे हम लगाते हैं सोयाबीन, लगाते बराबर एक इल्ली आती है जिसको सेमी लूपर कहते हैं, जिसको मालवा में निमाड़ में कुबड़ी इल्ली कहते हैं। वो इस तरह से चलती है। ये जो इल्ली है, ये कहने को तो बहुत साधारण इल्ली है, मगर ये इतनी भूखी है कि ये नई पत्तियों को, नई नई पुपलों को खाना शुरू करती है। और जैसे जैसे सोयाबीन बड़ा होता है तो ये टेस्ट चेंज करती है, फिर ये नई शाखाओं को खाना शुरू करती है। और यहाँ तक कि ये सोयाबीन में जब फूल आते हैं तो फूलों को भी स्वाद से खाती है। और यहाँ भी नहीं, यहाँ भी रुकती नहीं है ये। ऐसे समय में यदि फलियां आ जाती है तो वो नई नई फलियों को भी ये चट कर जाती है। तो ये इसी तरह की कुछ और भी इल्लियां हैं जो हमारे सोयाबीन को बहुत नुकसान करती है। कई बार यदि इसकी अधिकता हो, यदि ये सेमी लूपर इल्ली यदि कंट्रोल में नहीं आए तो ये सोयाबीन को बांझ रख देती है। फिर हम कहते हैं कि सोयाबीन बांझ रह गया। तो बांझ होना कई कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है कि ये फूलों को खा जाती है, छोटे छोटे करों को खा जाती है। उसकी वजह से सोयाबीन में फिर दाना भी नहीं बैठ पाता है। इसके लिए बहुत जरूर ध्यान रखें। स्टार्ट में बहुत हेवी दवा की जरूरत नहीं भी है। आप नीम का तेल अगर उपलब्ध हो जाए, नीम ऑयल, तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और यदि यदि एक और बात मैं करूं आपको खास, वो है बीमारी की। ये जो सोयाबीन है, इसके अंदर एक आजकल नई बीमारी देखने में आई है 2-4 साल से, वो है पीला मोजेक। पीले पीले पत्ते हो जाते हैं और यही एक एक पीला पत्ता
पूरे पौधे का पीलापन ला देता है और यही पीला पौधा पूरे खेत के अंदर इस वायरस को फैलाता है। इसका नाम है वायरस का, इस बीमारी का नाम है येलो मोजेक या पीला वायरस। इसकी पहचान कर लें तो बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। यदि आपने निगाह नहीं रखी, अपने खेत की निगरानी रखें, पूरे खेत में कहीं भी एक भी पत्ता पीला दिखे, तत्काल जाएं दौड़ करके और उसको उखाड़ करके खेत से बाहर और इसको पेट्रोल डाल के जला देने की व्यवस्था करें। क्योंकि जिस तरह से कोरोना का अभी तक इलाज नहीं निकला है, ठीक उसी तरह इस वायरस का भी इलाज नहीं है। इसको जलाना पड़ेगा, वरना ये जो व्हाइट फ्लाई है, सफेद सफेद मक्खी, बहुत बारीक मच्छर के ग्रुप की, ये जब खेत में आती है तो उस पत्ती का रस चूसती है जिसके ऊपर ये पीलापन है और फिर दूसरे पौधे पे जाके बैठती है, वहां ये बीमारी फैला देती है। इस तरह से हम ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छा सोयाबीन उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो दूसरी फसल के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है कपास, यानी सफेद सोना। कपास के मामले में हम विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विश्व हमारे भरोसे है कपास के लिए, तो हम थोड़ी कपास की बात कर लें। ज्यादातर मैंने देखा है कि निमाड़ क्षेत्र में खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, ये कुछ ऐसे जिले हैं, देवास का कुछ क्षेत्र, इनमें कपास बहुतायत से लगता है और ज्यादातर किसान भाइयों ने ये कपास लगा भी दिया है। ये कपास गर्मी में भी लगा देते हैं लोग और काफी लोगों ने इसको लगा भी दिया है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपसे मुझे ये कहना है, जो बड़ी विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि ये गलती हो रही है कि एक किसी गीत के बोल थे कि जिस देश का बचपन भूखा हो उसकी जवानी क्या होगी। बिल्कुल, जब आप इसको बीज को लगाते हैं तो गर्मी के कारण बीज को कहीं नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए हम शुरुआत में इसमें कोई खाद नहीं देते, फर्टिलाइजर। और आपका जो पौधा है वो बिना बिना खाद के फर्टिलाइजर के चलता रहता है, खाली पानी देते हैं। और जब बरसात होती है हमारे इलाके में, उस समय हम उसको खाद गाड़ते हैं, चाहे डीएपी गाड़ें, सुपर फास्फेट गाड़ें, पोटाश गाड़ें। हम कई बार 1 महीना, कई बार 1.5 महीना, यदि बरसात लेट हो गई तो उस पौधे को हम बिना खाद के चलने देते हैं। ऐसा नहीं करें, इसका प्रभाव आने वाले समय में फूल और फल पर आता है। मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपकी मजबूरी है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप एक काम कर सकते हैं। उगने के बाद इन इन पौधों पर, इस फसल पर ड्रिप के माध्यम से आजकल घुलनशील खाद आ गए हैं। 1-1 किलो, 2-2 किलो के पैकेट में आते हैं। NPK 19-19-19 या NPK 18-18-18, इनका आप ड्रिप के माध्यम से 1 किलो प्रति एकड़ भेज सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आप चाहें ड्रिप नहीं है तो इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। प्रति पंप 60 ग्राम से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाते चलें। तो जब तक आप ये मुख्य खाद नहीं गाड़ रहे हैं तब तक आप इसको नाश्ता पानी देते रहें, तो आपका कपास कमजोर नहीं होगा और इसका बचपन तंदुरुस्त रहेगा, तो आगे भी तंदुरुस्त रहेगा, बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहेगा। तो हम ये बात का विशेष ध्यान रखें। जहां तक खाद की बात है, खाद डालते बहुत हैं आप, मगर गलती हो रही है, कब डाला जाए इसके बारे में हमको अंदाज नहीं है। तो अनसंडी डालना, मिट्टी के जांच के आधार पर डालना। यदि मिट्टी की जांच नहीं भी हुई हो तो मैं आपको एक एवरेज बताता हूं कि 1 एकड़ में हमारी जब फसल 15 या 20 दिन की हो जाए, उस समय 50 किलो DAP, 17 किलो पोटाश खाद और 21 किलो यूरिया। फिर से सुन लीजिए, 50 किलो DAP, 17 किलो पोटाश खाद और 21 किलो यूरिया, इन तीनों को मिश्रण करके और पौधे की साइड में हम दें, या पौधे के आसपास एक चक्री नुमा एक आकार दे दें, मिट्टी को जरा सा खुदाई कर दें और उसमें ये मिक्सचर भर दें और वापस ढक दें। इसके बाद में जब दूसरा समय होता है इस खाद के देने का, वो होता है जब हमारा पौधा 45 से 50 रोज का हो जाता है। इस समय फिर उसको खाद की जरूरत है। तो इस समय क्या देना है? इस समय
सिर्फ 17 किलो पोटाश खाद और 21 किलो यूरिया। ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, 17 किलो पोटाश खाद, 21 किलो यूरिया। ये हम फिर उसी पद्धति से चक्री में हम उसको गाड़ करके देंगे। इसका पौधे को बहुत लाभ मिलता है। तीसरी बात, जब हमारी फसल लगभग 70-75 दिन की हो जाती है, यानी कि 2.5 महीने की हो जाती है, उस समय हम सिर्फ यूरिया देंगे और यूरिया देंगे 25 किलो प्रति एकड़। यदि ये 25 किलो यूरिया इस समय मिल जाता है तो ये पौधे के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। शाखाओं से लगा करके फूलों तक और फल तक सब में ये काम आए। अभी यूरिया का रोल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कपास ऐसी फसल है जिसमें एक ही बार में फूल या एक ही बार में फल नहीं आ जाता है। ये सतत प्रक्रिया है। आज आए, 8 दिन बाद भी आ रहा है, 20 दिन बाद भी आ रहा है, तो ये सतत प्रक्रिया है। तो इसके लिए हमको खाद को भी बांट बांट के देना पड़ेगा। तो जब हमारी फसल 100 दिन की हो जाती है, उस समय 2 किलो यूरिया स्प्रे के रूप में दें। 2 किलो यूरिया स्प्रे के रूप में दें 1 एकड़ में। जितने भी पंप बनते हैं आपके 12-14 पंप, उसमें 2 किलो यूरिया हमको स्प्रे करना है, या ड्रिप के माध्यम से ये 2 किलो यूरिया हमें खेत में पहुंचाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में, ये जो दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो ये, और 20 दिन बाद फिर जब फसल की उम्र 120 दिन की हो जाती है, उस समय भी हम 2 किलो यूरिया का स्प्रे एक बार और करें, या फिर हम ड्रिप के माध्यम से ये दे सकते हैं। ये 2-2 किलो का जो मैंने आपको बताया है आखिरी में, इससे बहुत बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जो घेटे, जो फल बाद में आए हैं, तो उन्होंने क्या बिगाड़ा? जब पहला फल जोरदार खाना खा गया, और बाद में क्या होगा? पहले बेटे को बहुत खाना खिलाया, और जो बाद में पैदा हुए बेचारे भाई बहन, उनका क्या होगा? तो यदि आपको सतत अच्छा उत्पादन लेना है और बेहतरीन उत्पादन देना है, आखिरी तक यदि आपको उत्पादन लेना है, तो इस पद्धति से आप फर्टिलाइजर डालेंगे, मेरी गारंटी है कि गरीबा गरीबी कम से कम हालत में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा उत्पादन भी ले सकते हो। कपास में एक समस्या और आती है अक्सर, और वो समस्या है, यदि ज्यादा पानी गिर जाए तो कपास गलने लग जाता है, कम पानी मिल जाए तो कपास सहन कर लेता है, मगर ज्यादा पानी के समय कपास को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर लॉगिंग, या हमारे भाषा में बोलते हैं गलत्या। कि गलत्या से हर साल कपास को बहुत नुकसान होता है, तो उसकी तैयारी अभी से कर लें। जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये जो 2 लाइन के बीच की जो गैप है, इसको गहरा कर दें, और गहरा करने के बाद में इसकी जो मिट्टी रहेगी, वो मिट्टी पौधे के पास में चढ़ जाए, जिसको आप बेड बोलते हैं। यानी कि लांगी खींचने का काम, ये बीच में नाली बनाने का काम, ये जल्दी कर लें। जितना जल्दी करेंगे उतना इसका फायदा है। तो वही बात मैंने आपको बताई, ज्यादा पानी गिर जाएगा तो पानी इस बीच की जो हमने नाली टाइप का बनाया, इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और कम पानी गिरा तो ये जो इकट्ठा पानी जो हमारी जमीन ने पिया है, वो वापस वो हमारे कपास के जड़ों को उपलब्ध होने लगेगा। जहां तक कीट की बात है, कपास के अंदर रस चूसक कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है। आजकल कपास में ज्यादातर व्हाइट फ्लाई से परेशान है किसान, शुरू से हरे मच्छर से परेशान है, माहो से शुरू से ही परेशान है। एक और नया कीट आ गया है मिली बग, वो भी बहुत परेशान कर रहा है किसान भाई को। तो ये रस चूसक कीटों की भरमार है, तो इनका समय समय पर जांच के साथ आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम समय पर इनका निदान करें, इनका हम कंट्रोल भी करें। बहुत अच्छी दवा है इमिडाक्लोप्रिड, वो रस चूसक कीटों के लिए है। और ज्यादा हार्ड जो एक कीट है वो है मिलीबग। तो मिलीबग को नीम के तेल से बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर, जो अभी आपने सारी बातें बताई और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। इसी एक तारतम्य में हम बात कर लेते हैं हमारे एक साथी श्री राजेंद्र पाटिल जी से,
जो ठीक है। हमें हमें कास्ता के और जो पाइप हैं पीवीसी पाइप उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि उनका भी ध्यान किस तरीके से रखना आवश्यक है जब हम अपने खेती में इन सारी प्रक्रियाओं के साथ पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। और कास्ता के लिए राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। जी, बताएं। बस कास्ता के ही टीम मेंबर हैं सभी राजेंद्र किसान जी। जी हाँ। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। अभी तान्या जी ने जो बताया कि जो भी हमारी फसल है उसके लिए खाद एक बहुत महत्वपूर्ण है। खाद के साथ हमें फसल के लिए पानी देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम पानी देते हैं तो जैसे बात हुई कि एक कालावधि के बाद में जब पानी नहीं आता है तो हम अपनी जो भी पानी का स्रोत है, जैसे कि हमारा बोरवेल हो, ट्यूबवेल हो, या कहीं हम कभी डैम या नदी से पानी उठाते हैं, तो ये करते वक्त हम पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइपलाइन जो भी है वो इस्तेमाल करते वक्त कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे कि अपनी पाइपलाइन ठीक से चले। तो ये करने के लिए अगर हम बड़ी पाइपलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर हमें एक सर्वे कर लेना पड़ता है। सर्वे करने के बाद उसका प्रॉपर डिजाइन बनाए। ये सुविधा हम हमारी कंपनी में प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम आपको बता पाएंगे कि आपको कौन से प्रेशर क्लास का कितने पाइप लेना है, पाइप का हेड कितना, पंप का हेड कितना होना चाहिए, बाद में आपको पानी कितना मिलेगा, डिस्चार्ज कितना मिलेगा, और उसके साथ हम आपको ये भी बता पाएंगे कि आपको एयर वाल कितने लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं। ये सब जानकारी जो है ये प्रॉपर सर्वे और डिजाइन होने के बाद में हम कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पाइपलाइन बड़ी पाइपलाइन करवानी हो तो आप हमारी इस तकनीक का फायदा उठा सकते हो, और हमारी जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करके या चैट बॉक्स में आप आपका नाम और नंबर भेज सकते हो, जिससे हम आपके कांटेक्ट कर पाए। तो ये सब डिजाइन वगैरह सब करने के बाद हम आपको कुछ इंस्टॉलेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। कोई जानकारी क्या होगी? पहले तो आप क्या करते हो कि पानी उठाते हो, जो भी आपका वाटर सोर्स है, जैसे कि यहाँ पे कुआं है, कुएं से पानी उठाओगे, डैम से उठाओगे या तालाब से उठाओगे, या तो फिर अपना बोरवेल से उठाओगे। ये पानी उठाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पंप का। ये पंप लगाने के बाद हम पानी लेके जाएंगे आपके खेत में, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये पानी खेत में लेके जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइप का। सबसे पहला तो मेरा आपको कहना है कि पाइप जब हम लगाएंगे तो लगाते वक्त हमें जो पाइप का सॉकेट है वो किस तरफ रखना है। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जिस पे हमें ध्यान देना है, जिससे जो भी आपकी पाइपलाइन होगी वो ज्यादा दिन तक चले और उसमें कुछ लीकेजेस का प्रॉब्लम ना आए। तो सॉकेट जब भी आपको लगाना है पाइप का, तो वो सॉकेट लगाते वक्त आपको उसको कभी भी रखते वक्त पंप की साइड या आपकी जो भी बोरवेल ट्यूबवेल हो, यानी कि जब भी आपका वाटर सोर्स हो, उस साइड में ही आपका पाइप का सॉकेट होना चाहिए। ये सॉकेट इस तरफ होने के फायदे क्या है कि जब भी पाइपलाइन में से पानी बहता जाएगा तो वो पाइपलाइन को जो भी आपका जॉइंटिंग है वहां पे हैमरिंग नहीं करेगा और लीकेजेस नहीं होगा। इसके साथ आपको पाइपलाइन में एक नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ पे हर एक पाइपलाइन में लगाना ही है, जो आपकी पाइपलाइन को सेफगार्ड करेगा। उल्टा बहता हुआ जो पानी आएगा जब आप पंप बंद करते हो तो पानी उल्टा नहीं बहेगा, इससे आपकी पाइपलाइन भी डैमेज नहीं होगी। और दूसरी बात, ये पाइपलाइन में से जब हम पंप बंद करते हैं तो वो पंप के ऊपर गिरता है, जिससे आपका पंप भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से आपको एक नॉन रिटर्न वाल्व लगाना ही है। फिर बहुत सारे फार्मर्स के दिमाग में एक चीज आती है कि आपको जो भी पाइपलाइन वो जमीन के अंदर
कितनी खुदाई करनी है, कितनी अंदर गाड़ना है। तो इसके लिए जो भी है कि आपको पाइपलाइन जो गाड़नी है, तो ये पाइपलाइन जमीन की सतह से ऊपर, सतह से पाइपलाइन की ऊपर की हिस्से तक, यहाँ तक का जो भी अंतर है आपको 1.2 मीटर का, यानी कि लगभग 4 फीट का अंतर होना चाहिए। इससे आपको एक फायदा होगा कि जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हो, जैसे प्लोइंग करते हो, टेलरिंग करते हो, उस वक्त आपके पाइप को डैमेज नहीं होगा। डैमेज ना होने की वजह से उसको आपको लीकेज वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये सब होने के बाद हम पाइपलाइन में लगाते हैं एयर वाल। सब फार्मर्स के दिमाग में एक आता है कि एयर वाल कहाँ पे लगाने हैं और कितने लगा रहे हैं। ये लगाते वक्त आपको एक ध्यान रखना कि एयर वाल कभी भी लगाते वक्त जो जमीन की सतह ऊपर की जगह पे, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, नीचे वाली सतह पे कभी भी एयर वॉल नहीं लगाना है, उससे एयर वॉल लगाने का फायदा नहीं होगा। तो एयर वॉल लगाते वक्त ऊपर की सतह पे लगाना है, जहां से हम एयर वॉल ऐसे ऊपर में लगाना है। और कभी भी एयर वॉल लगाते वक्त वो जमीन के ऊपर होना चाहिए, जिसका हवा के साथ कांटेक्ट आए। और जो भी आपका पाइप है, पाइप में आप होल बनाते वक्त जो आपका राइजर के साइज का होल है वही बनाए। अब इसमें आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा कि एयर वॉल की साइज कितनी होनी चाहिए। जो भी आपके पाइप की साइज है, वो पाइप के साइज के 1/4 आपको एयर वॉल लगाना है। और एक एयर वॉल से दूसरी एयर वॉल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी दूर तक लगाना है। तो ये लगभग आपको 300 से 350 मीटर, यानी कि 50 से 55 पाइप पे आपको दूसरा एयर वॉल लगाना है। ये एयर वॉल की साइज 1/4, यानी कि जो अगर आपका पाइप 200 mm का है तो उसको 4 से डिवाइड करके, यानी कि 50 mm का एयर वॉल आपको लगाना पड़ेगा। इस साइज से आपको एयर वॉल लगाना है। तो ये सब चीजें जो है इंस्टॉल करते वक्त हम ध्यान रखना है, जिससे आपकी पाइपलाइन डैमेज ना हो। आप ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइन सीधी रखने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा कि तो उसमें प्रेशर लॉस हो सकता है, आपको पानी मिलते हो कम मिलेगा। तो पाइपलाइन सीधी रखने का प्रयास करें। ट्रेंच की चौड़ाई, बहुत बार क्या होता है कि हम एक ही ट्रेंच में 2 या 3 पाइपलाइन लेके जाते हैं। तो बहुत फार्मर्स के दिमाग में एक चीज आती है कि 2 पाइप में अंतर कितना रखें। तो 2 पाइप में मिनिमम हमें 30 मिलीमीटर का अंतर रखना है। और चौड़ाई करते वक्त अगर एक पाइपलाइन कर रहे तो पाइप के जो भी व्यास है, या अगर 200 mm है तो उसका 1.5 गुना करना है, और उसमें 30 mm ऐड करना है। तो इस तरह ट्रेंचिंग की चौड़ाई करनी, जो भी खुदाई है उस हिसाब से हमें ट्रेंचिंग करना है। बाद में जब भी हम पंप सिलेक्शन करते हैं, तो बहुत बार हम फार्मर्स क्या करते हैं कि जो भी डीलर है उसके पास जाएंगे और बोलेंगे 5 HP का पंप दो। तो वो ना कहते हुए हमें ये करना है कि प्रॉपर डिजाइन करके फार्मर्स से ये बात कर, डीलर्स को ये बताना है कि हमें इस HP का, इस हेड का और इस डिस्चार्ज का पंप चाहिए। यानी कि आप जो भी पाइपलाइन है उसका हेड और डिस्चार्ज, यानी कि जो भी पानी उससे बहेगा फ्लो, वो दोनों का कॉम्बिनेशन से पंप लेना है। एक ही HP में आपको 2 डिफरेंट हेड और डिस्चार्ज मिल सकते हैं। अगर आप 5 HP का पंप लेते हो तो आपको 5 LPS का भी डिस्चार्ज मिल सकता है और 8 LPS का भी मिल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक से होना, हेड और डिस्चार्ज के अनुसार ही हम सिलेक्शन करें। की तरीके से जो भी डिजाइन सर्वे करना है, से आपको, तो अगर किसी के कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टोल फ्री नंबर पे, या तो फिर आप अभी लाइव सेमिनार में नंबर और हम आपसे साथ जुड़ सके और आपकी कर सके। मेरी तरफ से इतना कहना चाहूंगा, बाकी नेक्स्ट
धन्यवाद राजेंद्र, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए कि किस तरीके से पाइप का सही इस्तेमाल करके वो अपनी पैदावार को अधिक से अधिक कर सकते हैं और उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं जो पाइपलाइन के टूटने, फूटने या इस तरीके की समस्याओं से उन्हें होती हैं। तो चलिए तांबे जी के पास फिर से चलते हैं ताकि हम वापस उनके साथ जुड़ करके और अधिक जो है जानकारी प्राप्त कर सकें। जी तांबे जी, प्लीज़ बताएं। किसान भाइयों, अगली फसल जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो भी हमारे क्षेत्र की प्रमुख फसल है मक्का। मक्का गरीब का स्टेपल फूड है, यानी कि गरीब उसके ऊपर आश्रित है और बड़े लोग उसको शौक से खाते हैं। मक्का की एक खास बात है कि यदि इसमें अच्छी मात्रा में गोबर का खाद यदि उपलब्ध हो तो मक्का का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। ये गोबर के खाद के प्रति बहुत ही इसका रुझान है, इसकी पसंद की चीज है गोबर का। तो हम आज मक्का के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिना बीज उपचार के हमें कोई भी फसल नहीं बोना है, चाहे जो मजबूरी हो, बीज उपचार जरूर ये आवश्यक है। पहले इसमें अपन कर लेंगे। दवा वही है ट्राइकोडर्मा विरिडी, सबसे अच्छी दवा। इसको हम उपचारित कर लें बोने से पहले। बहुत कम मात्रा में इसका बीज लगता है। 1 एकड़ की अगर मैं बात कहूं तो 8 किलो बीज पर्याप्त होता है। इसकी कुछ किस्मों का अपन बात कर ले। काफी दिनों से एक स्थापित किस्म है, आप जानते हैं, संकर किस्म है। गंगा 5 दिन की इसकी उम्र है, फर्स्ट क्लास में। इसके अलावा दूसरी है गंगा 11, ये भी उसी तरह की है, 60 कुंटल पैदावार और समय इसका जो है वो लगभग 110 दिन है। तीसरी जो अच्छी किस्म है वो है प्रकाश। ये किस्म ऐसी है कि ये सिर्फ 80 दिन में आ जाती है और इसका उत्पादन लगभग 55 क्विंटल है। ध्यान रखें, 80 दिन में आने वाली है ये प्रकाश और इसका उत्पादन है 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक और किस्म बहुत अच्छी है विवेक। विवेक और भी जल्दी आ जाती है, मात्र 75 दिन में आ जाती है और इसका उत्पादन है 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा एक वैरायटी है जवाहर 213, ये भी अच्छी किस्म है। ये लगभग 100 दिन की है और इसका भी उत्पादन लगभग 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा एक ऐसी किस्म भी है नवजोत। ये नवजोत जो है ये ऐसी वैरायटी है जिसको हम कंपोजिट बोलते हैं, यानी कि हाइब्रिड नहीं है, ये संकुल किस्म है। इसका बीज आप यदि इस साल ले आए हैं तो उसके भुट्टों को अच्छे भुट्टों को संभाल कर रखें तो यह बीज अगले वर्ष भी आप बोने में काम में ले सकते हैं। तो ये इस तरह की प्रमुख किस्में हैं। इस संकुल में ही एक किस्म है चंदन 3, ये भी आप आज बोएं, इसको काटें और उसके बाद फिर इसका बीज भी अगले वर्ष काम में ले सकते हैं। तो ये तो हुआ इनकी किस्मों का जिक्र। और अब खाद की बात कर लें। खाद, जैसा मैंने बताया कि गोबर के खाद के प्रति ये बड़ी सेंसिटिव है, अच्छा उत्पादन देती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि 1 एकड़ के लिए 50 किलो डीएपी, 25 किलो पोटाश खाद ये बोने के समय देने का है और इसके बाद फिर यूरिया देंगे 2 बार। पहला यूरिया 25 से 30 दिन में, दूसरा यूरिया लगभग 45 दिन में। ये 40-40 किलो या 50-50 किलो, ऐसा 2 बार आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया देते वक्त ध्यान रखें, खास करके ग्रामीण महिलाएं इस काम को करती हैं, उनसे एक खास निवेदन है कि यूरिया देते वक्त ध्यान रखें कि यूरिया को तने के पास में नहीं दें। जैसे ये मक्का का पौधा है, इसके यहाँ पत्ते, इसके छिलके को टच करते हुए यूरिया मत दीजिएगा, वरना ये छिलका जल जाएगा। यदि ये जल गया तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि जब भुट्टे आएंगे तो भुट्टे में, जिसको हम कहते हैं दातरे भुट्टे रह जाएंगे, यानी कि उसके दाने जो है वो दूर दूर रहेंगे, बीच में गैप हो जाएगा।
तो यूरिया देते वक्त ध्यान रखें, थोड़ा सा बिखेर के दें, चिमटी लें और उसको बिखेर के दें। जो जड़ें यूरिया खाने वाली है वो तने के पास में नहीं है, उससे दूर है, 4-5 इंच तक फैली हुई है, तो वहां पर यूरिया दें। तो इस बात का ध्यान रखें। जो एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जो कहना है वो ये है कि ये भी पानी की अधिकता को बिल्कुल सहन नहीं करती है। इसमें बहुत जल्दी गलन की शिकायत होती है, खड़े खड़े पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तो इसके केस में भी एक बात ध्यान रखें कि मक्का के जो पौधे हैं, ये पौधे पेड़ पर आए, यानी कि मेड़ पर आए, एक मेड़ एक नाली, एक मेड़ एक नाली, नाली में पानी भरा रहेगा और हमारा जो पौधा है वो बेड पर रहेगा, यानी ऊंची जगह पर रहेगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहां तक कीट का सवाल है, अभी आपने पेपरों में बहुत पढ़ा होगा, 2 साल से मक्का पर एक विशेष कीट आ रहा है, नया कीट, जिसको बोलते हैं फॉल्स आर्मी वर्म। ये एक प्रकार की इल्ली है और ये इसकी संख्या इतनी जल्दी बढ़ती है और इतनी खतरनाक है ये इल्ली कि ये उगते हुए पौधे से यदि आ गई आपके खेत में तो ये मक्का को होने ही नहीं देती है। ये पौधा पूरा खा लेती है तने के साथ, ये पत्ते खाती है और खाते खाते जब उसको पत्तों से बोरियत होती है तो ये मक्का का जो बीज का पत्ता है, वो जो एक घोंगली नुमा बनता है, उसके अंदर उतर करके मक्का का वो हिस्सा खा जाती है कि मक्का ऊपर चलना ही बंद हो जाती है। इसका यहीं तक रुकता नहीं है कहर। ये इसके बारे में एक और खास बात है कि जब भुट्टे बनने लगते हैं तो ये भुट्टों के भी अंदर घुस करके वहां पर भी भुट्टे को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहना है कि जो किसान भाई मक्का बो रहे हैं वे खेत की तैयारी के समय ही दवा डाल दें। सबसे अच्छी दवा है, इस समय आपके गांव में नीम की निंबोली गिर रही है, ये नीम की निंबोली अगर आप इकट्ठा कर लें और इसको हम इस पर ट्रैक्टर घुमा दें, यानी इसे चूरा कर दें, तो ये निंबोली का चूरा यदि हम मिट्टी में मिला दें खेत की तैयारी में, ज्यादा नहीं, एक 50 किलो निंबोली भी यदि 1 एकड़ में हम मिला देते हैं, फेंक देते हैं और फिर इसके ऊपर यदि जुताई हो जाती है तो बहुत हद तक ये निंबोली की गंध इतनी खतरनाक होती है कि गीले हो जाने के बाद में कि ये कीट अपने खेत में एंट्री नहीं करता है। इसके अलावा दवाइयाँ बाजार में बहुत सारी हैं, क्लोरोपाइरीफास, ये भी मिट्टी का उपचार हम कर ले। इसके खड़ी फसल पे यदि कोई समस्या आती है तो आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुनालफास, प्रोफेनोफास, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो वो ये हम इसका इलाज इस तरह से कर सकते हैं। और जब खाली फॉल्स आर्मी वर्म ही नहीं, इसके अलावा भी कोई इल्ली आती है और यदि वो मक्का के सेंटर पार्ट में उस भोंगली नुमा वो पत्ते में यदि घुस जाती है तो उसका एक बहुत अच्छा इलाज है। एक दवा आती है कार्बोफ्यूरान, दानेदार दवा है 3%। इस कार्बोफ्यूरान दवा को हम उस जगह पर डालें, उस पोंगली में डालें जहां पर ये इल्ली बैठी है, रात को वहां जरूर जाती है ये। तो इसको मारने के लिए बहुत आसान है, ये जो शीशियां होती है, शीशी के ढक्कन में छेद करें, उसमें ये दवा भरें और बालू रेत जैसी दवा है, ढक्कन बंद करके और हम उस जगह पर डालें जैसा पान बाहर डालता है पान के अंदर, ऐसे ऐसे उस तरह से हम इस दवा को डालें और बहुत सावधानी से ये दवा डालना चाहिए। हाथ में मोजे पहने और अच्छे से हाथ की सफाई करें, तो ये भी हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रही मक्का की बात। एक और महत्वपूर्ण जो फसल इस समय आप लगाने वाले हैं वो है मूंग, उड़द। तो मूंग बहुत जल्दी 60-65 दिन में आने वाली फसल है और ये मुख्य फसल जब हमारी आती है उसके पहले ये फसल बाजार में आ जाती है और ये किसान का हाथ खर्चा निकालती है। कपास जैसी फसलों में, सोयाबीन जैसी फसलों में जिसमें किसान को बहुत खर्चा लगता है, तो उस खर्चे की व्यवस्था करने के लिए, उस पैसे की व्यवस्था करने के लिए मूंग जरूर बोएं। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि ये मूंग अलग से बोना तो ठीक है, मगर आप इसको अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी बोएं, चाहे कपास हो चाहे सोयाबीन हो, कुछ लाइन के बाद में मूंग की लाइन लगाएं और
इस तरह से हम खेती करें तो निश्चित रूप से हमें बहुत फायदा मिलेगा और वो इनकम भी जोरदार होगी। तो मूंग उड़द अच्छी फसल है, इसके बाद में हमारा खेत सुधर जाता है, अगली फसल के लिए हम निश्चिंत हो जाते हैं। काफी मात्रा में नाइट्रोजन देने का काम करती है हमारे गेहूं को या अन्य फसलों को। तो आज ये बातें थी महत्वपूर्ण। वैसे अरहर भी हमारे क्षेत्र में लगाई जाती है, अरहर भी अच्छी चीज है। दाल आज हमको विदेशों से मंगवाना पड़ रही है, तो अरहर की ऐसी किस्में लगाएं जो जल्दी आती हो। जो जल्दी आने वाली किस्में बहुत सारी हो गई आजकल, उपास 120, ICPL 87, इस तरह की किस्में हैं जिनको हम लगा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी किस्म है ये ट्रॉम्बे JT 501, इसका पैदावार 23 कुंटल है। ये शानदार फसल है, इसको भी हम कोशिश करें। जहाँ तक मूंग का मैंने बताया, मूंग की अच्छी किस्में आ गई है। पूसा विशाल करके है जिसका उत्पादन बहुत बढ़िया आता है, 18 कुंटल के लगभग 1 हेक्टेयर का। इस तरह से उड़द की भी किस्में बहुत अच्छी अच्छी आ गई है। एक उड़द की किस्म है जिसको बोलते हैं LBP 17 नंबर, LBP 17 नंबर, इसका उत्पादन बेहतरीन है, इसको भी आप लगा के देखें। ये बहुत शॉर्ट फसलें, बहुत कम ड्यूरेशन की है। यदि सूखा भी पड़ता है तो उस खेत में से ये आ जाएगी और हमारी मुख्य फसल को जो सूखे पड़ने से जो नुकसान हुआ, ये किसान को कुछ न कुछ तो देगी। ये एक प्रकार का फसल का बीमा हो जाता है। तो ये कुछ बातें करना थी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न लेना चाहूंगा मैडम। जी सर, हमने अभी आपसे इतनी सारी बातें सुनी तो मुझे लगता है इतना मंत्रमुग्ध होकर हमारे सारे किसान भाई आपकी बात सुन रहे थे कि सवाल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल जो मतलब अमूमन किसानों का होता है वो मैं आपसे इस माध्यम से पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन ऐसी कौन सी की 2 या 3 बातें हैं जो सभी फसलों के दौरान हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका किसानों की तरफ से। इस मामले में बरसात की फसल में एक विशेष बात ये ध्यान रखा जाए कि चावल यानी कि धान की फसल को छोड़ करके ये जितनी भी फसल हम लगा रहे हैं, इनमें हम पानी का मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि पानी की अधिकता सभी फसलों को नुकसान करती है। तो मैंने जैसा बताया था, रीज बेड पद्धति, यानी कि उठी हुई बेड हो, उसके ऊपर हमारी फसल हो, और जो बैठा हुआ हिस्सा है वो नाली नुमा हो, ताकि उसमें पानी रहे और भविष्य में भी जब अकाल के समय में भी ये व्यवस्था हमको काम आए। यदि आप समय दें तो मुझे कुछ बात और करना है। जी सर, हमारे पास और 5 मिनट का समय है, आप जी, लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात जो मुझे साथ में करना है वो ये है कि अंतर्वर्ती फसल लगाएं। कभी भी एक एक फसल की रिस्क नहीं लें। यदि हम एक फसल लगाएंगे और यदि मौसम उसके अनुकूल नहीं हुआ तो ये किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो पूरे खेत से उसको कुछ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम हमेशा ऐसी योजना बनाएं कि जैसे कपास का मैं उदाहरण बताऊं, कपास के काफी दूर दूर लाइनें होती है, तो बीच की जो खाली जगह है उसका हम उपयोग करें, उसमें हम मूंग लगाएं, उड़द लगाएं। एक बहुत अच्छी फसल है जिसको मोठ बोलते हैं, जो उसल पोहे में डाला जाता है, काफी महंगा बिकता है, तो क्यों ना हम उसको लगा दें बीच में। तो ये बहुत जल्दी हो जाने वाली फसलें हैं। ये फसल निकल जाएगी, आपका बाजार भी अच्छा मिल जाएगा। इनका एक और खास अच्छी बात यह है कि ये दलहन फसल है, तो इनकी जड़ों में एक विशेष बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींच करके जमीन में मिलाता है, यानी कि नाइट्रोजन यानी कि वो तत्व जो यूरिया में पाया जाता है। तो ये फोकट में ये फसलें हमारी जमीन को, हमारे कपास को नाइट्रोजन दे रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, और बहुत जल्दी खेत में से निकल भी जाएगी। यानी कि यदि हम अंतर्वर्ती फसल करें, ये बहुत फायदेमंद है। कपास के किसान भाइयों से एक और विशेष निवेदन है कि अपने कपास के चारों ओर बागड़ फसल लगाएं, बॉर्डर। जिस तरह से आज हमारे देश की रक्षा, हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही है
वो कर रहे हैं। जरा सी भी यदि उन्होंने आंख मीच ली तो पता नहीं किस दिन दुश्मन हमारे देश में एंट्री कर जाए, और रोज हो रहा है, अब आप देख ही रहे हो। तो हम क्यों ना हमारे कपास को भी रक्षा करें। कपास के आसपास हम 2-3 लाइनें ऐसी फसल की लगा दें जो कीट को अपने ऊपर रोक के रखती है। जैसे आपने कपास के चारों ओर मक्का की 3 लाइन लगा दी तो बहुत सारे कीट मक्का पे रुक जाएंगे। जैसे माहो मक्का के फूल में बैठ जाता है और वो वहीं वहीं व्यस्त हो जाता है और हमारा कपास बच जाता है। जैसे अरहर अरहर को यदि कपास के चारों तरफ लगा दें तो इल्लियां जितनी भी आती है, ये इल्लियां कपास को नहीं पसंद करती है, ये अरहर को ज्यादा पसंद करती है। तो ये अरहर में ही बैठ जाएगी और इस तरह से हमारी फसल की सुरक्षा होगी। तो यदि बॉर्डर का महत्व या बॉर्डर पर प्रहरी का महत्व हमारे देश के लिए है, तो उसी तरह से ये जो फसल है आपकी कपास, इसमें भी बॉर्डर फसल का महत्व है। तो आज यही बात कहना थी आपसे। बातें बहुत करना है, फिर कभी मौका देंगे कास्ता तो अपन दोबारा मिलेंगे। कास्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें जिन बातों के विषय में बताया, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में उनकी फसलें जो हैं वो जो पैदावार हो रही है उससे निश्चित रूप से दुगनी या तिगुनी पैदावार ले पाने में सक्षम होंगे। और आज आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए कास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आशा करता है कि भविष्य में भी हम आपसे जुड़ पाएंगे। और जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि कास्ता एक जिम्मेदार ब्रांड है। हम एक ऐसा नाम है जो केवल पाइप ही नहीं बनाते, विश्वास जगाते हैं और विश्वास कायम रखते हैं। ये जो कोविड की समस्या वाली परिस्थिति है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कास्ता के तरफ से कुछ ऐसी बातें आप लोगों तक साझा करने की कोशिश की है जिसके द्वारा आप अपने आप को और परिवार को दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कुछ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं हमारी जिसमें हमने कोविड से किस किस स्टेज में क्या क्या समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये बताने की कोशिश की है। तो वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे और तत्पश्चात हम इसके बाद में मिलेंगे जल्द ही अगले वेबिनार को लेकर के, और उसकी जानकारी भी हम आपको फेसबुक के माध्यम से, हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से और टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। तो कोविड से संबंधित कुछ जानकारी अभी हम आपके साथ में साझा करेंगे।